नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम विभिन्न कोचिंग संस्थानों की जो यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो पा रही है उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्रम में अभी तक हमने दृष्टि आईएएस संस्थान की यूपी पीसीएस जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 है उसको आप तक पहुंचा रहे हैं। इस क्रम में अभी तक हमने इसकी जो पहली टेस्ट सीरीज है 2024 की उसको अपलोड कर दी है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, और जो इस कोड से यूपीपी 2024 1 के नाम से डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उसे भी आप अवश्य देखिए। तो आज का यह जो हमारा वीडियो होगा वह उसी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 का जो है वह दूसरा टेस्ट होगा। तो चलिए चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं और आप भी काउंट कीजिएगा कि आपने कितने जो है वह क्वेश्चन सही कर पाए। और इसका पीडीएफ और एक्सप्लेनेशन जो है वह हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसका जो है पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप वहां से जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है। यह जो दूसरी टेस्ट सीरीज है 2024 की, यह बेसिकली जो है वह करंट अफेयर पर बेस्ड होगी, तो इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखिए क्योंकि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। तो पहला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 में भारत का क्या स्थान है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 1। इसमें जो है भारत का जो है 8वां स्थान। तो इस प्रकार हमारे पहले प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ए। तो ये जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है यह प्रतिवर्ष जो है वह स्विस वायु गुणवत्ता कंपनी एक है जो कि IQ एयर के नाम से है, उसी के द्वारा जो है यह जारी की जाती है। तो इसमें जो है वह भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस संगठन ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी की। लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, तो इसमें से हमारा जो सही उत्तर होगा वह होगा राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर। इसने जो है वह लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जो है वह रिपोर्ट जारी की। यह जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है इसरो, उसके तहत जो है राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर है इसरो जो है इसकी नोडल एजेंसी है, और उसी के तहत जो है यह राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वह कार्य करता है। और इसी ने जो है वह लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के विभिन्न जो भौगोलिक क्षेत्र में है उसमें भूस्खलन की स्थिति को यह जो है दर्शाता है। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा प्रश्न, प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। 15 मार्च को जो है वह विश्व उपभोक्ता दिवस जो है वह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जो है 2023 का आयोजन किया गया। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय। यह जो है वह ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सम्मान के लिए जो अत्यधिक दूर से जल लाते हैं तो उनके संबंध में यह जो सम्मान है यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, एरिथ्रिस्टोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस संबंध में पहला स्टेटमेंट है हमारा, यह एक कृत्रिम मधुरक है जो दिल के दौरे और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है। क्या? एरिथ्रिस्टोल। और दूसरा, एरिथ्रिस्टोल
प्लेटलेट्स के प्लेटलेट्स के जो है उसको सक्रिय करता है, जो रक्त में थक्का बनाते हैं। यानी कि यह जो एरिथ्रिटोल है, यह एक पहला स्टेटमेंट जो है वह बोल रहा है कि यह एक कृत्रिम क्या है, मधुरक है, जो दिल के दौरे और जो स्ट्रोक होता है उसका जो बढ़ता हुआ जोखिम है उसको उससे जुड़ा है। और दूसरा यह जो है वह प्लेटलेट्स को सक्रिय करता है, जो रक्त में थक्का बनाते हैं। तो इस संबंध में जो है वो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2023 में भारत और डैश के बीच के बीच सैन्य एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण जो है वह आयोजित किया गया। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वह है सिंगापुर। यानी कि जो भारत और सिंगापुर के मध्य जो है मार्च 2023 में जो बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण आयोजित किया गया। किसके मध्य? भारत और सिंगापुर के मध्य एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका सही जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। यह जो है तमिलनाडु का एक टाइगर रिजर्व है, कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व। अगला हमारा प्रश्न, 8वां प्रश्न, अट्टुकल पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? क्या अट्टुकल पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इस संबंध में हमारा जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन बी, केरल। अट्टुकल जो है वह अट्टुकल पोंगल त्योहार केरल में जो है वह मनाया जाता है। यह जो है केरल के तिरुवनंतपुरम में जो है यह हर वर्ष मनाया जाने वाला एक त्योहार है, अट्टुकल पोंगल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वाणी वरोरा राजमार्ग पर स्थापित विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर किस मार्ग पर? वाणी वरोरा राजमार्ग पर स्थापित 200 मीटर का जो यह लंबा है बैम्बू क्रैश बैरियर। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा बी, बाहुबली। यह जो है विश्व का पहला स्थापित जो है बम्बू कैर जो है बम्बू क्रैश बैरियर है। तो ये कहाँ पे है? बाहुबली में। अगला प्रश्न, किस भारतीय नौसेना जहाज ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलैस एक्सरसाइज 2023 में भाग लिया? किस भारतीय नौसेना जहाज ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलैस एक्सरसाइज में जो है 2023 में जो हुआ उसमें भाग लिया? तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा आईएनएस त्रिकंद जो है इसने कटलैस जो एक्सप्रेस 2023 है उसमें अभ्यास में भाग लिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार जीता? तो किसने 2023 में नोबेल पुरस्कार जीता? इसमें है लुइस कैफ्रेली का नाम है, और डेनिस पी सुल्वन, और हिलेल फर्स्टबर्न, और एवी विंगडरसन। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ए, लुइस कैफ्रेली ने जो है वह 2023 में नोबेल पुरस्कार जीता है। इन्होंने जो है लुइस कैफ्रोली ने मुक्त सीमा समस्याओं तथा मोंगे एम्पियर समीकरण सहित अरैखिक जो है आंशिक अवलोकन समीकरण जो है इसको दिया। इसमें इन्होंने जो है नोबेल पुरस्कार जीता, लुइस कैफ्रेली ने।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, तो इसमें जो है वह निकहत जरीन और निकहत जरीन और लौलीना बोर्गोहेन, तो इन दोनों ने जो है वह 2023 मुक्केबाजी महिला विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। तो इस मतलब पहला और दूसरा, तो ऑप्शन डी जो हमारा है वह सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा घटक किस विशेष क्षेत्र में वनस्पति पैटर्न को आकार देने में सबसे अहम भूमिका निभाता है? कौन सा घटक किसी विशेष क्षेत्र में वनस्पति पैटर्न को जो है वह आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसमें से है क्षेत्रफल, समाज, वर्षण, जनसंख्या। तो वनस्पति पैटर्न को आकार देने में क्षेत्रफल, समाज और जनसंख्या की जो है भूमिका वह नहीं होती। तो इस आधार पर हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, वर्षण जो है वह वनस्पति पैटर्न को जो है वह आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मोर देन अ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्स सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रेन शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की? तो एक बहुत बड़ा नाम ही है, तो नाम एक बार फिर से देखते हैं। मोर देन अ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन शीर्षक से जो है वह रिपोर्ट प्रकाशित की। तो इसमें जो है वह ILO और यूनिसेफ, इन ये दो संस्थाएं जो है वह मिलकर इस रिपोर्ट को प्रकाशित की हैं। तो इस आधार पर हमारा सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में भारत है। वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट के संबंध में जो है वह भारत जो है वह निम्न एवं मध्यम आय वर्ग देश, इस रिपोर्ट के आधार पर भारत निम्न मध्यम आय वर्ग देश में आता है। वीमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट के आधार पर जो भारत है वह निम्न मध्यम आय वर्ग है उस देश में आता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की जो है वह थीम क्या थी? तो इसमें सतत भविष्य हेतु वर्तमान में लैंगिक समानता, महिला नेतृत्व, कोविड-19 विश्व में जो एक समान भविष्य, तीसरा है आनुवंशिक समानता, महिलाओं के अधिकार, और चौथा जो है डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा डी, डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2023 संबंध में जो है वह यह सही है। और महिला दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? महिला दिवस 8 मार्च को जो है वह महिला दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम जो है वह 1911 में मनाया गया था। तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। और 2023 की जो थीम थी वह थी डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट प्रश्न, दोहा राजनीतिक घोषणा के संबंध में घोषणा से किससे जो है वह संबंधित है? तो इसमें सबसे कम विकसित देश, व्यापार और संरचना विकास, हिंद महासागर, समुद्री सुरक्षा से और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन से। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, सबसे कम विकसित देश। दोहा राजनीतिक घोषणा जो है वह सबसे कम विकसित देशों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रोटॉन
बीम थेरेपी पीबीटी जिसे बोला जाता है का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज में जो है वह किया जाता है? क्या? प्रोटॉन बीम थेरेपी। यह जो है वह कैंसर के इलाज में इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस आधार पर हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अमेजन वर्षा वन उन्मूलन अमेजन वर्षा वन वनोन्मूलन का प्राथमिक कारक क्या है? जो अमेजन है उसका जो वर्षा वन है वह धीरे धीरे जो क्षीण हो रहे हैं, उसका प्राथमिक कारण क्या है वह? तो इस प्रश्न में यह पूछ रहा है। तो इसमें है सबसे पहले जलवायु परिवर्तन, कृषि विस्तार, शहरीकरण और लॉगिंग। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर सर्वाधिक उपयुक्त जो उपयुक्त उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कृषि का जो विस्तार है वह धीरे धीरे अमेजन वर्षा वनों का जो है वह उन्मूलन कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह जो है वह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, यानी कि ऑप्शन जो ए है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक प्रकाशित जो है वह किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष रैंक जो है वह हासिल की है? किस राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष रैंक हासिल की है? तो इसमें जो हमारा पहला स्थान था वह था कर्नाटक का। और जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है यह बताती है कि कौन सा जो राज्य है उसमें पुलिसिंग व्यवस्था और इत्यादि जो व्यवस्थाएं संस्थागत हैं वह किस रूप में सुचारू रूप में कार्य कर रही हैं। तो उसी आधार पर यह जो है वह रैंकिंग प्रदान की जाती है और उसी आधार पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है वह प्रकाशित की जाती है। तो इस आधार पर जो कर्नाटक राज्य है उसे जो है वह सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो है रैंक हासिल हुआ था। और इस रिपोर्ट में जो है वह उत्तर प्रदेश जो है, हमारा जो उत्तर प्रदेश है जिस परीक्षा की हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश को सबसे निचला 18वां स्थान जो है वह दिया गया था। तो यह जो रिपोर्ट थी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसमें उत्तर प्रदेश को 18वां स्थान मिला था और पहला स्थान किसे मिला था? कर्नाटक को। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने टेम्पो मिशन जो है वह लॉन्च किया? तो यह जो मिशन है वह नासा का है। अमेरिका जो अंतरिक्ष एजेंसी कंपनी है वह नासा की है। तो इसी ने जो है वह टेम्पो मिशन लॉन्च किया। टेम्पो मिशन जो है वह वायु प्रदूषण की जो है यह जांच करेगा। तो वायु प्रदूषण से संबंधित है टेम्पो मिशन। यह किसका है? नासा का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किसे मिनी रत्न श्रेणी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता मिली? मिनी रत्न श्रेणी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में जो है वह मान्यता मिली। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, इसी को जो है वह मिनी रत्न श्रेणी 1 में जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र जो इसे सीपीएस बोला जाता है, तो उसी को जो है वह मिनी रत्न श्रेणी की जो है वह उसका मिनी रत्न श्रेणी 1 की का दर्जा इसे मिला, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। यह जो है दर्जा वह जो जिसे हम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय बोलते हैं उसी के द्वारा यह दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कंबन अंगूर को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला। कंबम अंगूर को जो है वह हाल ही में जीआई टैग मिला। तो यह कहाँ से संबंधित है? तो कंबम अंगूर जो है वह कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। तो ऑप्शन जो होगा हमारा सी होगा, कंबम अंगूर जो है वह
तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वह मनाया जाता है। तो यह पूछ रहा है कि किस दिन को जो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वह मनाया जाता है। तो यह जो है वह 1919 से जो है वह प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में? मुंबई से लंदन तक पहले जो वाणिज्यिक पोत था, भारतीय वाणिज्यिक पोत, उसका नाम था SS लॉयल्टी। क्या नाम था उसका? SS लॉयल्टी, समझ लीजिएगा। SS लॉयल्टी जो था वह उसने जो है मुंबई से जो है वह लंदन तक की यात्रा की थी 5 अप्रैल 1919 तक। तो इसी आधार पर प्रत्येक वर्ष जो है वह राष्ट्रीय समुद्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, गंभीर सामाजिक अलगाव का एक रूप, गंभीर सामाजिक अलगाव का एक रूप जिसे हिकिकोमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिकिकोमोरी कहा। निम्नलिखित में से किस देश में प्रचलित है? यह शब्द जो है हिकिकोमोरी निम्नलिखित में से किस देश में प्रचलित है? तो यह जो है वह जापान से संबंधित है। तो इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन होगा वह सी होगा। तो हिकिकोमोरी जो है वह गंभीर सामाजिक अलगाव का एक रूप है। जिसे अलगाववादी संगठन होते हैं उसी प्रकार से अभी हिकिकोमोरी है। तो यह जापान से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, बैसाखी महोत्सव 2023, बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। तो बैसाखी महोत्सव 2023 का जो है आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत में बाघ गणना 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारत में बाघ गणना 2022। तो पहला स्टेटमेंट है, यह भारत की बाघ गणना का 5वां चक्र है। भारत की बाघ गणना का 5वां चक्र है, जिससे पता चलता है कि देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। और दूसरा है, शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी इलाकों में बाघों की आबादी में गिरावट आई है। तो इस आधार पर जो है वह प्रश्न के आधार पर जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वह सही है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वह गलत है। तो इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वह सही हो जाएगा। तो जो बाघों की जो 2022 की गणना है, यह सही रूप से इसका जो 5वां संस्करण था यह जारी किया गया। और यह किसके द्वारा? PM के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो है वह जारी किया गया। तो इस आधार पर जो है बाघों की जो वृद्धि है 4 वर्षों में वह जो है लगभग 6.7% की दर्ज की गई। बाघों की वृद्धि कितनी? 6.7% की जो है वह वृद्धि दर्ज की गई है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस देश में मौजूदा संकट के कारण अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया? तो इस संबंध में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि सूडान में जो है वह अर्धसैनिक बलों, उनका जो सेना और उनके प्रतिद्वंदी जो अर्धसैनिक बल होते हैं उनमें लगातार कंपटीशन रहता है। उसी के कारण गृह युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई। तो इस संबंध में जो है वह भारत ने अपने वहां के जो नागरिक थे उन्हें निकालने के लिए जो है वह ऑपरेशन कावेरी चलाया। इसके अलावा भी अन्य देशों जैसे इजरायल, यूक्रेन इत्यादि से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवशक्ति इत्यादि मिशन चलाए जाते रहे हैं, जिसके बारे में भी जानकारी रखनी होगी क्योंकि यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला प्रश्न जो है हमारा वह है, विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। विश्व विकास रिपोर्ट जो है वह प्रकाशित की जाती है। तो विश्व विकास रिपोर्ट जो है वह विश्व
विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वह सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की जो समय अवधि है वह क्या है? भारत में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की जो समय अवधि है वह क्या है? तो इस मिशन की जो समय अवधि है वह है जो 2023 से 2031 तक। तो ऑप्शन जो है हमारा सी जो है वह सही है। तो यह जो है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जो है वह राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जो है वह जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, डिपार्टमेंट है, डीएसटी जिसे बोला जाता है, वह इस मिशन का नोडल जो है वह डिपार्टमेंट होगा, उसी के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा, जिसमें क्वांटम जो जो क्वांटम प्रौद्योगिकी है उससे संबंधित जो नवाचार हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। तो इसकी अवधि जो है वह 2023 से 2031 तक निर्धारित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो है वह 18 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो है वह सही है। विश्व जो विश्व विरासत दिवस है वह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व विरासत स्थल जो है वह यूनेस्को द्वारा, आपको पता होगा कि यूनेस्को द्वारा जो अत्यधिक विरासत की दृष्टि से हेरिटेज जो साइट होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं, उनको विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो इसी प्रकार जो विश्व विरासत दिवस है तो उसी को 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में प्रथम जल निकाय जनगणना के अनुसार, भारत में प्रथम जल निकाय जनगणना के अनुसार, जल निकाय जनगणना के अनुसार किस राज्य में जल निकाय की संख्या जो है वह सबसे अधिक है? किस राज्य में जल निकाय की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो है वह जल निकायों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है। यह जो जल निकाय जनगणना है यह जल जल शक्ति जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहली बार जो है इसकी गणना कराई गई है। तो इस आधार पर जो है वह हमारा जो पश्चिम बंगाल स्टेट है वह प्रथम स्थान उसे प्राप्त हुआ जल निकायों की संख्या के आधार पर। और जो इसमें जो है वह दूसरा स्थान जो है वह उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सेकेंड स्थान। सेकेंड स्थान जो है वह हमारे उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 34वां प्रश्न जो कि बताता है पुष्करलू महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है वह मनाया गया? पुष्करलू महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है वह मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि वाराणसी। वाराणसी में जो है वह यह महोत्सव मनाया गया। और यह जो महोत्सव है यह कितने दिन का था? यह एक 12 दिवसीय 12 एक 12 दिवसीय एक जो है यह महोत्सव था, जो इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है गंगा जिसे गंगा पुष्करम गंगा पुष्करम गंगा पुष्करम गंगा पुष्करम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो पुष्करलू महोत्सव था 2023 यह वाराणसी में मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव का जो है वह प्रस्ताव रखा गया? किसके द्वारा कौन सा प्रस्ताव? इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव।
तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा स्वास्थ्य एवं और जो है वह परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है था, उसका जो आवास और शहरी विकास मंत्रालय है, आवास और शहरी विकास मंत्रालय, उसी ने जो है वह इंडिया फूड 100 जो है वह स्ट्रीट इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा था, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। तो इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन बी है वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथी पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। साथी पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, इसे भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा जो है वह विकसित किया गया, राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य बीज उत्पादन, गुणवत्ता वाले बीज की पहचान और बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करना है। तो इस आधार पर यह जो साथी पोर्टल, इसका यह जो दोनों कथन दिए गए हैं, दोनों कथन सत्य हैं। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। बेसिकली जो साथी पोर्टल है, भारत सरकार बीज उत्पादन, गुणवत्ता और बीज जो है पहचान के लिए जो प्रमाणीकरण में चुनौती जो आती है कि कौन सा बीज जो सही है, कौन सा बीज खराब है, तो उसके संबंध में उसका समाधान करने के लिए साथी पोर्टल की जो है वह शुरुआत की गई है। और यह जो है वह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और उसके सहयोग से जो है उत्तम बीज और इत्यादि को विकसित करने में, उसकी पहचान करने में हेल्प करेगा। तो इस प्रकार यह जो है वह कृषि से संबंधित है और बीजों की पहचान से, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो साथी पोर्टल जो है, इसका जो प्रश्न का सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपने चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न 37वां प्रश्न, खबरों में देखी गई मोंटेवीडियो मारू का संबंध, खबरों में देखी गई मोंटेवीडियो मारू का संबंध कहाँ से? तो इसका संबंध जो है वह जापान से, कहाँ से है? जापान से है। यह एक जो है वह जापानी व्यापारी जहाज था। क्या था? मोंटेवीडियो मारू जो था यह एक क्या था? जापानी जहाज। यह क्या था? जापानी जहाज था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1000 से अधिक जो है वह 1000 से अधिक जो द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था, तो 1000 से अधिक जो युद्ध बंदी थे उन्हें लेकर जा रहा था। और इसी बीच जो है वह यह डूब गया। कहाँ पे? दक्षिणी चीन सागर में। दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर में यह जहाज जो था मोंटेवीडियो मारू, यह डूब गया था 1000 युद्ध बंदियों को लेकर। तो यह कहाँ संबंधित है? जापान से। नेक्स्ट प्रश्न, भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंट्रल स्थापित करने की घोषणा की है? यानी कि भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने मिलकर नेट जीरो इनिशिएटिव वर्चुअल सेंट्रल स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह जो है वह यूनाइटेड किंगडम, यूके के सहयोग से जो है वह नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की स्थापना की है। यह जो है भारत और यूके ने जो है वह जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के लक्ष्यों को जो है वह संबोधित करने के लिए, उसको उसके समाधान के लिए इसकी जो है स्थापना करने की घोषणा की है। तो इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन ए होगा वह सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, हमारा है, मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक समझौता ज्ञापन जो है वह हस्ताक्षर किया था? तो इस संबंध में जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा यूएसए। सेमीकंडक्टर जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जो कि लगभग सभी डिवाइसों में, मोबाइल फोन, लैपटॉप इत्यादि जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत जो है उसने यूएसए के साथ जो है वह मार्च 2023 में सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई चेन थी उस पर एक हम समझौता हस्ताक्षर पर साइन किया था। तो किसके साथ हुआ था? यूएसए। और हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली
वाली फसल है, रेशे वाली फसल। भारत में उगाई जाने वाली रेशे वाली, तो एक प्राकृतिक रेशम, कपास, जूट और मोटे अनाज। तो रेशे वाली जो फसल है भारत में उगाई जाने वाली, उसको में जो क्या क्या आता है, पहले नंबर पर तो जो है वह प्राकृतिक रेशम जो है वह भारत में उगाई जाती है, जूट भी उगाई जाती है और कपास भी। और यह जो मोटा अनाज है यह रेशे वाली फसल में आता ही नहीं। तो इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन 1, 2 और 3 सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस दिवस को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, किस दिवस को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो यह जो है वह 24 अप्रैल को जो है वह राष्ट्रीय पंचायती दिवस के मनाया जाता है। और यह जो है वह पहली बार 2010 में पहली बार जो है वह राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया गया था। तो उसी समय से 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाए। यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो 1992 को है, 1992 में 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था वह इसी डेट को हुआ था। तो उसी के प्रतीक में जो है वह 74वें संविधान संशोधन के में जो 73वां और 74वां हुआ था, जो कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, तो उसी के क्रम में जो है यह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है, यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 जो है वह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा द्विवार्षिक रूप में प्रकाशित किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें कहा गया है कि भारत वर्ष 2025 तक चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो इसमें से जो यह दूसरा स्टेटमेंट है पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि इसने जो है वह 2023 में ही बताया कि भारत जो है वह विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। और इसमें जो यह बोल रहा है कि द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित होता है, तो यहाँ पे यह चीज गलत है। यह वार्षिक आधार पर प्रकाशित होती है। तो इस आधार पर दोनों स्टेटमेंट गलत हुए और हमारा जो पहला स्टेट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वह सही होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों से जो है वह गुजर सकती है? किसे तरंगे ठोस, तरल और गैसीय, यानी कि तीनों जो है वह उससे गुजर सकती हैं। तो इस संबंध में जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा पी। जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वह तीनों ठोस, तरल और गैस से जो है गुजर सकती हैं। जबकि जो हमारी ये एस तरंगे हैं, एस तरंगे हैं, यह तरल तरल से जो है वह तरल पदार्थों से यह गुजर नहीं पाती है। तो इस आधार पर जो हमारी ऑप्शन हमारा सी होगा वह सही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, ज्वालामुखी भू आकृतियों में एक बड़े गुम्बद के आकार की अंतर अंतर्वेधी चट्टान जिसका आधार समतल होता है और नीचे से एक पाइप जैसी नली से जुड़ा होता है, जो अधिक गहराई में स्थित होता है, उसे जो है वह क्या बोलते हैं? तो यह जो अनेक संरचनाएं ज्वालामुखी की होती है तो उससे संबंधित है, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उसमें यह जो बोल रहा है कि उसका जो आधार होता है वह समतल होता है और नीचे वह एक पाइप से जुड़ी होती है और वो जो है वो एक बड़े गुम्बद के आधार पर होता है। तो इन सब विशेषताओं को देखने के बाद यह पता चलता है कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, लैकोलिथ। यह कुछ इस प्रकार का होता है और नीचे से जो है वह एक पाइप के रूप में जुड़ा होता है, जिससे निरंतर जो है वह मैग्मा आता है और यही मैग्मा फैलकर एक गुम्बद नुमा आकृति का जो है वह निर्माण बनाता है।
तो यही जो है वह लाइकोलिथ होता है। बैथोलिथ भी जो है वह इसी के प्रकार होता है। लाइपोलिथ भी एक ऐसी लहरनुमा संरचना जिसमें अपनति और अभनतियां होती हैं, तो वह लाइपोलिथ। तो इस प्रकार हमारा इस प्रश्न के आधार पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा लाइकोलिथ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, प्लेट विवर्तनिक, जो विवर्तनिकी प्लेटें हैं उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला आप जो स्टेटमेंट है वह है, अब सारी सीमाएं समुद्र तल से फैलाव और दरार घाटी का स्थल है। कौन सा? अब सारी सीमाएं। अब सारी सीमाएं समुद्र तल के फैलाव और दरार घाटियों का स्थल है। और दूसरा स्टेटमेंट है, कैलिफोर्निया के सैन एंड्रियास एंड्रियास जो फाल्ट है वह एक अभिसारित परिसीमा का उदाहरण है। किसका? अभिसारित परिसीमा का उदाहरण। तो इस आधार पर जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वह सही है, जबकि दूसरा गलत है। क्योंकि सैन एंड्रियास जो भ्रंश है वह एक जो ओ, उसे हम एक रूपांतरित सीमा के रूप में मानते हैं। जो सैन एंड्रियास भ्रंश है वह एक रूपांतरित, न कि अभिसारी मतलब हो गया कि जैसे दो स्थल खंड है या दो प्लेटें हैं तो यह एक दूसरे की ओर आकर्षित हो, इस दिशा में चलेंगी ऐसे। तो निश्चित रूप से ऐसा होने पर यह एक प्रकार का जो ये सैन एंड्रियास है वह उसका निर्माण नहीं होता है। तो इस यह प्रश्न, यह जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत होता है। और जो अब सारी बोल रहा है यह सही होता है, क्योंकि जो समुद्र तल होते हैं उसको इस रूप में समझ सकते हैं, उसकी प्लेटें जो है वह इस दिशा में गति करती हैं। तो यहाँ से जो है वह मैग्मा निकलकर जो समुद्री कटक, मिड अटलांटिक कटक इत्यादि का नाम आपने सुना है, तो उसका निर्माण इसी प्रकार होता है। तो वहां पे कौन सी सीमाएं पाई जाती है? अपसारी। प्लेट विवर्तनिकी में कुल 3 सीमाएं होती हैं। 3 सीमाएं होती है। एक होता है अभिसारी, अभिसारी, दूसरा अपसारी और तीसरा रूपांतरित। रूपांतरित तो इन्हीं प्लेटों के को की जो गति है उनके आधार पर जो है वह यह प्रश्न आधारित है। तो इस आधार पर इसका जो हमारा सही उत्तर है वह होगा ए, यानी कि प्रश्न जो स्टेटमेंट केवल एक जो है वह सही है। नेक्स्ट प्रश्न, ध्रुवीय पलायन, ध्रुवीय पलायन बल, पलायन बल संबंध है। ध्रुवीय पलायन बल संबंध है, किससे संबंध है? ध्रुवीय पलायन बल। तो जो यह जो है वह पृथ्वी के परिभ्रमण, यानी कि पृथ्वी जब जो उसका परिभ्रमण है, एक तो घूर्णन होता है, घूर्णन में पृथ्वी अपने अक्ष पर ही जो है वह गति करती है, जबकि घूमती है, जबकि परिभ्रमण में वह घूमते घूमते जो है वह सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इसमें परिभ्रमण जो है वह ध्रुवीय पलायन का जो है वह बल का से संबंधित है। ध्रुवीय पलायन मतलब कि उसमें जो है वह प्लवनशीलता बल कार्य करता है। प्लवनशीलता बल के कारण जो स्थल महाद्वीपीय भाग है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे वेगनर की और मोर्गेन इत्यादि की जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, तो उसमें यह सब विस्तार पूर्वक बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भूबरपट्टी के क्रम, जो भूपरपट्टी के प्रमुख तत्व हैं उनको तत्वों उनके भार के अनुसार आरोही आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो प्रमुख तत्व हैं उनके भार के अनुरूप, उनके भार के अनुरूप जो है वो उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित की। तो इसमें कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम है। तो इसमें से जो मैग्नीशियम है वह सर्वाधिक भारी, फिर उसके बाद पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम और फिर कैल्शियम। तो इस आधार पर यह एक नंबर पर, यह 2, 3, 4, तो पहले नंबर पर चौथा इसमें है और इसमें है, और दूसरे तीसरा तो सिर्फ इसमें है। तो हमारा जो ऑप्शन जो होगा वह सी सत्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न, यह एक विज्ञान है, यह एक विज्ञान है जो चट्टान की उत्पत्ति इतिहास, चट्टान की उत्पत्ति इतिहास
घटना, संरचना, रासायनिक संरचना और वर्गीकरण से संबंधित है। इसे क्या बोला जाता है? तो जो चट्टान जो होता है उसकी उत्पत्ति, उसकी संरचना, उसका इतिहास, उसका विकास क्रम इत्यादि को जो है वह पेट्रोलॉजी बोला जाता है। पेट्रोलॉजी जो होता है उसके अंतर्गत चट्टानों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो पेट्रोलॉजी जो है वह किससे संबंधित है? वह संबंधित है चट्टानों से। खनिज विज्ञान जो है वह खनिज पदार्थों से संबंधित है। कोशिका विज्ञान, बायोलॉजी, कोशिका संबंधित है। और जीवाश्मिकी जो है वह खनिज पदार्थ जो अंतर के जीवाश्म पदार्थ है उनसे संबंधित है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समुद्र को, जो किस समुद्र की जो है वह कोई तटरेखा नहीं है? किस समुद्र की कोई तटरेखा नहीं? तो ओखष्टक सागर, इसके बाद टायरनियन सागर, भूमध्य सागर, सार्गैसो सागर। तो ऑप्शन जो हमारा डी है वह सत्य होगा। सार्गैसो सागर जो बेसिकली अटलांटिक महासागर है उसके चारों ओर जो चलने वाली धाराएं हैं उसकी बीच का जो एक पार्ट है उसी को सार्गैसो सागर, और उसके चारों ओर जो है वह समुद्री धाराएं चलती हैं जो कि समुद्री मछलियों का एक अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र होता है। इसी कारण इसे जो है सार्गैसो सागर कहा जाता है। तो इसका कोई तट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है? कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है? तो पहला है मोजाम्बिक धारा, अगुलहास धारा, मोजाम्बिक धारा, अगुलहास धारा, क्यूरोसियो धारा, क्यूरोसियो धारा और फाकलैंड धारा। तो मोजाम्बिक धारा, अगुलहास धारा यह जो है और क्यूरोसियो धारा जो इसमें से है वह प्रशांत महासागर से संबंधित है। क्यूरोसियो जो धारा है वह किससे संबंधित है? प्रशांत महासागर। जबकि ये जो मोजाम्बिक धारा है किससे संबंधित है? हिंद महासागर से। और अगुलहास की जो धारा है यह अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अगुलहास धारा भी सॉरी ये जो इसका निचला हिस्सा है हिंद महासागर और दक्षिण अफ्रीका वाला, यहाँ पे भी यह भी हिंद महासागर से ही संबंधित है। और जो क्यूरोसियो धारा है वह प्रशांत महासागर से संबंधित है। और यह जो फाकलैंड धारा है यह किससे संबंधित है? अटलांटिक। फाकलैंड धारा अटलांटिक महासागर से संबंधित। तो हमारा ऑप्शन जो है वह सी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल एशियाई महाद्वीप में स्थित नहीं है? एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो पहला रूब अल खली मरुस्थल, रूब अल खली मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, अरब का मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल। तो इस संबंध में जो यह कालाहारी मरुस्थल है हमें ज्ञात है यह कहाँ पे स्थित है? यह कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में जो है वह कालाहारी मरुस्थल स्थित है। अरब मरुस्थल जो है वह सऊदी अरब में, अरब प्रदेश में जो सऊदी अरब कैसा उसमें है। और गोबी मरुस्थल जो है वह मंगोलिया, मंगोलिया वाले रीजन जो चाइना और मंगोलिया मध्य वहां पे स्थित है। और इसके अलावा जो है रूब अल खली मरुस्थल है यह भी सऊदी अरब वाले क्षेत्र में स्थित है। तो इस प्रकार कौन सा एशिया में नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका जो अफ्रीका महाद्वीप में है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी स्रोत देश जो है वह सही सुमेलित है? यानी कि कौन सा नदी सही देश से सुमेलित है? तो सबसे पहले जो मैकेंजी नदी है, मैकेंजी नदी, इसका जो स्रोत है वह ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में हम जानते हैं कि प्रवाहित होती है कनाडा में। तो इस आधार पर यह गलत हो जाएगी। और अमू दरिया जो है, अमू दरिया, अमू दरिया का जो स्रोत है वह बेसिकली कहाँ पे है? पामीर रीजन, पामीर रीजन और तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान क्षेत्र में आता है। तो हमारा जो ऑप्शन है लगभग सही सुमेलित है। और बाकी ये जो दोनों नदियां दी हैं जैसे डार्लिंग जो रिवर हो गई और उसके बाद जो
डेन्यूब रिवर हो गई। तो डेन्यूब हमें पता है कि यह कहाँ पे प्रवाहित होती है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, जर्मनी में प्रवाहित होती है। और जो डार्लिंग रिवर है यह कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। तो इस आधार पर जो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, जो अमू दरिया है वह कहाँ प्रवाहित होती है, तुर्कमेनिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न, यह एक गर्म शुष्क स्थलीय हवा है जो मुख्य रूप से सर्दियों में उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के उत्तरी ढलानों से उतरती है। इसे क्या कहा जाता है, तो रॉकी पर्वत जो है उसके यह उत्तरी जो ढलान है उधर से यह उतरती है, तो इसे जो है वह क्या कहा जाता है, उसे चुनूक कहा जाता है। क्या, चिनूक। और फान नाम की हवा सुना होगा। तो यह गर्म एक हवा है जो कि जो रॉकी पर्वत है उसकी ढलानों से नीचे उतरती है, तो कौन सी हवा है, चिनूक। इसके अलावा जो यह बोरा है यह एड्रियाटिक सागर के आसपास यह एक ठंडी हवा है। उसके अलावा यह जो ब्रिक फील्डर है इसे सॉरी इसमें ऑस्ट्रेलियाई रीजन में इसको जाना जाता है। और लेवेचे जो है वह स्पेन की एक गर्म हवा है, कहाँ की, स्पेन की, लेवेचे। और ब्रिक फील्डर कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, चिनूक। नेक्स्ट प्रश्न, हिमानी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हिमानी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला, हिमाच्छादित पहाड़ों के सर्क, पहाड़ों में जो है वह सर्क सबसे आम भू आकृतियां हैं और सर्क दीवारों के शीर्ष अपर्दन के माध्यम से हार्न का निर्माण करती है। और दूसरा है, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हार्न की जो है वह उदाहरण है। हार्न एक प्रकार की स्थलाकृति है। तो इस प्रकार यह दोनों ऑप्शन सही होता है। हार्न क्या होता है कि जैसे यह पर्वत हो गया, मान लीजिए पहले इस कुछ इस शेप में था, कुछ इस शेप में था, तो फिर यहाँ पे अपर्दन होते 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 यह कट के कुछ इस शेप में बन गया। अब इस शेप में बन गया तो यह एक हार्न की तरह दिखने लगता है, हार्न की तरह। तो यही जो है उसे इसी को सर्क भी बोला जाता है। तो बेसिकली यह हिम नदीय क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थलाकृतियां जो हैं वह देखी जाती हैं। तो आल्प्स जो यूरोप का आल्प्स और जो हिमालय पर्वत है उसकी चोटियां जो है इसका उदाहरण है। तो इस आधार पर यह दोनों ऑप्शन सही होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत ओजोन परत के ऊपर जो है वो मौजूद होती है। तो ओजोन परत के ऊपर जो कौन सी परत होती है, तो वह होती है मध्यमंडल। सबसे नीचे क्या होती है, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल। और यही समताप मंडल है जहाँ पे 15 से 30 किलोमीटर, कहीं कहीं पर यह 50 किलोमीटर भी लिखा होता है। तो बेसिकली 15 से 30 किलोमीटर अत्यधिक जो उसकी घनता होती है ओजोन परत की होती है। तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। और समताप मंडल के ऊपर क्या होता है, मध्यमंडल, फिर आयन मंडल। जहां से आयन मंडल की विशेषता क्या है, यहाँ से क्या होता है, आयन मंडल से रेडियो तरंगे जो है वह तरंगे यहीं से भेजी जाती हैं। कहाँ से, आयन मंडल से। तो इस आधार पर जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी, क्षोभ मध्यमंडल। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्थल रुद्ध देश है। कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया में स्थल रुद्ध जो है वह देश है। तो कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस। तो इस यह जो लाओस है यह एक स्थल रुद्ध देश है। कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम यह सब समुद्र से लगे हुए। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है और यह भूवैज्ञानिक विशेषता है कि जो एक भूवैज्ञानिक विशेष जो अपने अद्वितीय परिदृश्य और विवर्तनिकी गतिविधियों के लिए जानी जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है वह
किसके लिए जाना जाता है? ग्रेट रिफ्ट वैली। तो ग्रेट रिफ्ट वैली जो है कहाँ पाई जाती है? वो है केन्या में। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए सही आंसर होगा। ग्रेट रिफ्ट वैली क्या होती है कि जैसे दो स्थल खंड इस प्रकार से अगर रहते हैं, यह अगर इनमें इस प्रकार की गति हुई तो यह जो बीच वाला इसका हिस्सा रहेगा, ये वाला, यह क्या हो जाएगा? यह नीचे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे एक घाटी बन जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेट रिफ्ट वैली। यह कहाँ पे है? केन्या में है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य काला सागर जल डमरू मध्य काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है? कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है? तो यह जो है वह कौन सी है? वह है बॉस्फोरस जल डमरू मध्य है। निस्संदेह जल डमरू मध्य क्या होता क्या है? जैसे इधर भी एक बहुत बड़ा स्थलीय भाग हुआ और इधर भी, और इधर जो है एक, इधर महासागर और इधर महासागर, और बीच में यह जो सकरा जल मार्ग होगा वह इसको और इसको जोड़ता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य। तो यह यहाँ पे जो है वह मरमरा सागर एक तरफ और एक तरफ क्या? काला सागर। तो इनको जोड़ने वाला जो डमरू मध्य है, जल डमरू मध्य है, वह कौन सा है? बॉस्फोरस। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा खनिज स्टेनलेस स्टील का प्राथमिक घटक है? कौन सा खनिज स्टेनलेस स्टील का प्राथमिक घटक है और अक्सर दक्षिण अफ्रीका, रूस, कनाडा जैसे देशों में खनन किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा क्रोमियम। क्रोमियम जो है वह जो स्टेनलेस स्टील का जो है वह प्राथमिक घटक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में स्थित है? सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जो है वह देश में स्थित है? तो सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ पे है? तंजानिया में। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही जो ऑप्शन सी है वह सी सत्य ऑप्शन होगा। सेरेनगेटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पे है? तंजानिया में है। अत्यधिक जैव विविधता के लिए जाना जाता है। विश्व सर्वाधिक जो जैव विविधता प्रमुख स्थल है उसमें से एक है। तो यह जो सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पे है? तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा जो है वह बनाते हैं? तो कौन सा देश प्राकृतिक सीमा? तो इसमें से क्या होगा? काकेसस जो है वह यूरोप और एशिया के मध्य जो है वह प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। आल्प्स तो है वह जो यह पूर्ण रूप से यूरोप में ही पाया जाता है। कार्पेथियन भी जो है वह वो जो पूर्वी यूरोपियन क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। और यह जो पेरिनीज पर्वत है यह कहाँ पे पाया जाता है? फ्रांस और स्पेन के मध्य। तो इस प्रकार काकेसस जो है वह इधर यूक्रेन वाले साइड में, तुर्की वाले साइड में होता है, सर्बिया साइड। तो इसी देश में जो इधर एल्पनूज और इधर पामीर की गांठ वाली रीजन, इसमें इसी क्षेत्र में जो है वह काकेसस पाया जाता है। तो इस आधार पर जो हमारा ऑप्शन सी होगा वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पर्वत है जो अफ्रीका की उत्तरी तट रेखा को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है? सहारा रेगिस्तान से अलग करता है कौन सा यह पर्वत है जो अफ्रीका की उत्तरी तट रेखा को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है? तो वह है एटलस। एटलस जो है वह उत्तरी अमेरिका में इस प्रकार पाया जाता है और इधर मरुस्थल होता है और इधर सागर। तो इस प्रकार यह क्या करता है? अलग करता है दोनों। तो एटलस जो है वह सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी प्राइमेट प्रजाति मेडागास्कर की स्थानिक है और अपनी विशिष्ट बड़ी आंखों रात में व्यवहार के लिए जानी जाती है? कौन सी प्रजाति जो है वह मेडागास्कर की
स्थानिक प्रजाति है और अपन की आंखें जो होती हैं वह बहुत बड़ी होती हैं और रात में यह व्यवहार करते हैं। तो यह मुख्य रूप से कौन सी प्रजाति है? लेमूर इसे बोला जाता है, मेडागास्कर की प्रजाति है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वह सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र का नाम सही है? मतलब उसको मिलान दिया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को जैसा कि जानते हैं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस आधार पर कौन सा जो क्षेत्र है वह सही नाम अपने युग के सामने सुमेलित है? तो पहला है हरिकेन, हरिकेन इसके सामने दिया है उत्तरी जो पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर। हरिकेन क्या? पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर। फिर विली विलीज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, टाइफून हिंद महासागर और चक्रवात अटलांटिक महासागर। तो जो टाइफून है हिंद महासागर, टाइफून हिंद महासागर में नहीं बल्कि अमेरिका वाले क्षेत्र में, प्रशांत वाले क्षेत्र में जो है वह कहा जाता है। तो इस प्रकार यह गलत हुआ। चक्रवात जो है वह हिंद महासागर में कहा जाता है, तो यह भी गलत हो गया। और हरिकेन जो है वह पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर जो है इस वाले जो यह वाला जो क्षेत्र है हमारा यह हरिकेन जिसको हम बोलते हैं, तो यह बेसिकली जो है यह अटलांटिक रीजन जो है, हरिकेन अटलांटिक रीजन वाले क्षेत्रों में कहा जाता है, न कि दक्षिणी चीन सागर की तरफ। तो और विली विली जो है यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वह सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। तो इस आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर विली विली जो है वह कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती हवाएं हैं उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों झीलों महाद्वीपों में कौन सा सही है? तो झील और उसके महाद्वीप दिया गया है, तो उसमें कौन सा सही सुमेलित है? तो पहला है बैकाल झील ऑस्ट्रेलिया से, दूसरा लेक आयर जो है वह उत्तरी अमेरिका और सुपीरियर एशिया टिटिका का दक्षिण अमेरिका। तो इसमें जो डी है यह भी बच सकते हैं, जबकि बैकाल जो है, बैकाल झील जो है यह कहाँ पे पाई जाती है? यह मध्य एशिया में है। और लेक आयर जो है वह कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। लेक आयर ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और सुपीरियर कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ अमेरिका में। तो यह तीनों जो है वह गलत सुमेलन थे, तो इस आधार पर हमारा डी आंसर जो है वह सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सोलोमन द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में, सोलोमन द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है वह स्थित है? तो सोलोमन द्वीप जो है वह दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर, कहाँ पे? दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर जो है वह ऑस्ट्रेलिया के इधर वाला हिस्सा जो है वह उसे कहा जाता है। तो दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में सोलोमन द्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कौन सी? माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा माउंट एसो ज्वालामुखी वह होगा ऑप्शन ए जापान, जो रिंग ऑफ फायर का है, जो इस प्रकार से प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला हुआ है। तो इस क्षेत्र में जो जापान का हिस्सा है, यहाँ पे जापान में कौन सी ज्वालामुखी है? माउंट एसो। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पोटवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में जो है वह स्थित है? तो पोटवार का पठार जो है वह कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही ए होगा, जो कि एक जल विभाजक भी है। तो पोटवार का पठार कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। इसके अलावा सियरा नेवादा रेंज जो है यह एक उदाहरण है अपशिष्ट पर्वत का, वलित पर्वत का, गुंबदाकार पर्वत का और ब्लॉक पर्वत का। तो यह जो सियरा नेवादा है किसका उदाहरण है? एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण। ब्लॉक पर्वत क्या होता है कि जैसे ये दो स्थल खंड हुए,
यदि यह स्थलखंड दोनों नीचे धंस जाए और बीच का हिस्सा वहीं पे रहे तो यह एक पर्वत के समान हो जाएगा। इसी क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत। क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत या हॉर्स पर्वत के नाम से भी इसे कभी कभी देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती है? कौन सी नदी? मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती है? तो मेकांग नदी चीन की एक नदी है, तो यह कहाँ पे गिरती है? दक्षिणी चीन सागर में। तो मेकांग नदी कहाँ पे गिरती है? दक्षिणी चीन सागर में। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रांड कैनियन उदाहरण है। ग्रांड कैनियन जो है वह उदाहरण है परत अपर्दन और नालिका अपर्दन, धारा तट का अपर्दन और बूंद अपर्दन। तो ग्रांड कैनियन जो है वह किसका है? अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन जैसे कि जैसे बरसात होती है तो जो पानी है वह नालियों के रूप में इस प्रकार बहने लगता है, तो अपने साथ मिट्टियाँ बहाकर ले जाता है, तो बड़ी बड़ी नालियां बन जाती हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? अवनालिका अपर्दन। तो ग्रांड कैनियन जो है वह इसी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें कथन और कारण दिया गया है। तो पहला कथन है हमारा, उपोष्ण कटिबंधी जलवायु, उपोष्ण कटिबंधी जलवायु पूरे उत्तरी यूरेशिया में 75 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। 75 डिग्री से 70 डिग्री, उस 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। कारण, उपोष्ण कटिबंधी चक्रवात केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश का कोई भूभाग नहीं है, कोई भूभाग जो है वह नहीं है। तो इस आधार पर जो होगा हमारा ऑप्शन जो है एक और जो दोनों है यह दोनों सही है, और इसका जो ऑप्शन डी होगा और सही व्याख्या भी कर रहा है कि उपोष्ण कटिबंधी जलवायु जो है वह पूरे उत्तरी अक्षांश यूरेशिया में जो है वह पाई जाती है, और उपोष्ण कटिबंधी जो है जलवायु है यह उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में सागर का विस्तार है और सागरीय जल में जो है वह अक्षांशों का यह विस्तार, जलवायु का यह विस्तार नहीं देखा जाता। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो है वह डी जो है वह सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण पर अजैविक घटक नहीं? कौन सा पर्यावरण का जो है वह अजैविक घटक नहीं है? तो स्थलाकृति, गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा और परजीवी। ऊर्जा और परजीवी। तो अजैविक घटक जो होते हैं, अजैविक घटक नहीं है। तो इसमें जो स्थलाकृति है एक अजैविक घटक है, और ये ऊर्जा भी, लेकिन परजीवी, गुरुत्वाकर्षण तो कुछ भी नहीं है, और परजीवी जो है यह एक क्या है? जैविक घटक है, यानी कि यह अजैविक घटक नहीं है। तो परजीवी जो क्या है वह क्या है? जैविक घटक। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी संगठन का सही क्रम है? पारिस्थितिकी संगठन का जो है कौन सा क्रम सही है? तो पहले जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, जीवमंडल, बायोम। तो जनसंख्या के बाद जो है पारिस्थितिकी तंत्र दिया है, तो यह गलत होगा। दूसरा समुदाय, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र और जीवमंडल। तो समुदाय जो है वह समुदाय जनसंख्या के पहले दिया है, तो यह भी गलत होगा। अब यहाँ पे हमारा जनसंख्या, समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर बायोम, फिर जीवमंडल, और यहाँ पे क्या दिया है? समुदाय, जनसंख्या, जीवमंडल पहले दे दिया, तो यह भी गलत। तो इस आधार पर तीनों हमारे ऑप्शन ये गलत होते हैं, और ऑप्शन सी जो है वह सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वह जैविक अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति को हानि पहुंचती है और दूसरी जो है वह जो अप्रभावित रहती है। तो मतलब वह अंतर क्रिया क्या होती है कि जिसमें एक प्रजाति को जो है वह हानि पहुंचती है और दूसरी प्रजाति जो होती है वह अप्रभावित रहती है। तो इसको क्या बोला जाता है? अंतरजातीय परजीविता। इसे कमेंसनलिज्म जो बोला जाता है, अंग्रेजी में कमेंसनलिज्म बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो पर्यावरण और जीवों का जो एक संबंध हो, इसके माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से दर्शाया जाता है कि जैसे कोई एक जीव हो गया और दूसरा जीव, तो उसके मध्य में जो एक दूसरे के मध्य में अंतर क्रिया होती है वह कुछ उसको प्रभावित करता है, कुछ उसको।
तो इसी आधार पर कुछ शब्दों का निर्माण किया, जैसे सहभोजिता हो गया। सहभोजिता में क्या होता है, इसमें एक प्रजाति को जो होता है वह लाभ होता है, दूसरी प्रजाति जो होती है वह अप्रभावित रहती है। मतलब वह उस एक प्रजाति उस पर निर्भर रहेगी, परंतु जिस पर निर्भर प्रजाति रहेगी उसको कोई नुकसान उससे नहीं होगा। तो इस आधार पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हमारा होगा वो होगा अंतरजातीय परजीता, जिसे अंग्रेजी में कमेंसनिज्म जो है वह अमेंसनिज्म जो है वो बोलते हैं। कमेंसनिज्म इसे बोलते हैं सहभोजिता। सहभोजिता अमेंसनिज्म कमेंसनिज्म। और जो ये सहोपकारिता होती है, सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म जो होता है, इसमें दोनों प्रजातियां जो होती हैं वह समान रूप से लाभ ग्रहण करती है। और तटस्थता में ना तो किसी को हानि होता है ना लाभ, यानी कि 0-0 का संबंध होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, माइनस और 0 का संबंध, और इसमें प्लस और 0 का संबंध, और सहोपकारिता में प्लस और प्लस का संबंध। तो इन सिंबल्स के आधार पर इन्हें दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार आज का हमारा आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूं कि यह सारे प्रश्न जो हैं आपकी प्रारंभिक परीक्षा यूपीपीसीएस जो कि जुलाई में निर्धारित की गई है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसको आप देखिएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़िएगा, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इजीली उपलब्ध हो जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।